मैं क्लास 8 में आप लोगों को ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, फिर से गुड मॉर्निंग है ना, आपको सेकंड चैप्टर प्राकृतिक संसाधन भूमि, मृदा एवं जल के बारे में बताएंगे। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि संसाधन किसे कहते हैं और संसाधनों के कितने प्रकार हैं। उस चैप्टर में हमने आपको बताया था कि उन्हीं वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं जिन वस्तुओं का हम मनुष्य उपयोग करते हैं। प्रकृति में पर्याप्त वस्तुएं हैं, लेकिन जिन वस्तुओं का हम उपयोग नहीं करते उन्हें हम संसाधन नहीं कह सकते। तो आज हम बारी बारी से इन तीनों संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भूमि। भूमि पृथ्वी का वो स्थल भाग जिस पर हम रहते हैं, उसकी स्थलाकृति अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, इसलिए उसका उपयोग भी अलग अलग तरीके से है। विश्व के बहुत सारे देश, कोई देश पहाड़ों पर है तो कोई देश पठारी क्षेत्र में है, कोई देश मैदानी क्षेत्र में है तो कोई देश में ये सारे स्थलाकृति पाए जाते हैं। जैसे भारत एक विशाल देश है, यहाँ पहाड़, पठार, मैदान, घाटी और मरुस्थल सब कुछ पाए जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे छोटे छोटे देश हैं जहाँ पे सब कुछ नहीं होता। फिर भी हमारी भूमि कैसी है, इसका ऊंचा उच्च कैसा है, इस आधार पर हमारे रहने का रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारी खेती सब कुछ निर्भर करता है। अगर हम समुद्र के किनारे हैं तो हमारा रहन सहन अलग है, हमारा काम मछली पालन है, मछली मारना है, नमक बनाना है। तो हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो हमारा काम कृषि कार्य है और कृषि से उत्पादित वस्तुओं को बेचना है। तो हम पठारी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ बहुतायत मात्रा में खनिज मिलते हैं, तो हमारा काम खनिजों का खनन है और खनिजों से वस्तुओं का निर्माण है। जितने उद्योग, कल कारखाने पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ हमें खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो भूमि का उपयोग हम तीन रूपों में करते हैं। एक कृषि के लिए, दूसरा चारागाह के लिए, तीसरा वन के लिए। हर देश में इन तीनों चीज का होना आवश्यक है। अगर किसी देश में तीनों चीज को नहीं पाया जाता है तो वहाँ का संतुलन, पारिस्थितिक तंत्र अलग अलग होने लगता है। इसलिए अगर हम कुछ क्षेत्रों पर कृषि कार्य करते हैं तो चारागाह के रूप में, कृषि के रूप में और वन के रूप में। अब हम इस भूमि के अंतर्गत भूमि से संबंधित संसाधन के बारे में पढ़ते हैं, वो है मिट्टी। मिट्टी कई प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बालू मिट्टी, इस तरह दोमट मिट्टी, इस तरह की मिट्टियों का कई प्रकार है। तो जैसे मिट्टी जहाँ होती है वहाँ की फसल वैसे ही होती है। मिट्टी का निर्माण प्रकृति के द्वारा बहुत वर्षों पर होता है। भूमि हम उन सभी क्षेत्रों को कहेंगे जहाँ पठार, पहाड़, मैदान और घाटी है, लेकिन मिट्टी हम उसे ही कहेंगे या मृदा हम उसे ही कहेंगे जिसमें वनस्पति उगाने की क्षमता हो, जिसमें ह्यूमस हो। मान लो कहीं बालू में हम वनस्पति उगाते हैं तो वनस्पति नहीं होती है। वनस्पति हमेशा वही होगी जहाँ पे मृदा हो, और मृदा को ही हम मिट्टी का नाम देते हैं जिसमें वनस्पति उगाने की क्षमता हो। तो ऐसे मिट्टी का निर्माण लाखों वर्ष में होता है। तो ऐसे मिट्टी का हमें संरक्षण भी करना चाहिए। समुच्चय रेखीय जुताई के द्वारा, सिंचाई का समुचित व्यवस्था के द्वारा, कम से कम रासायनिक खादों का उपयोग करके, कम से कम कीटनाशक दवाओं का उपयोग करके, सही फसल चक्र अपनाकर हम मिट्टी के उपजाऊपन को, हम मिट्टी के उर्वरता को, हम मिट्टी के में व्याप्त ह्यूमस को संरक्षित रख सकते हैं और फसल का काम हम सही समय से और सही तरीके से कर सकते हैं। अब दूसरा संसाधन है जल। जल में हम लोग
जलमंडल के अंतर्गत सभी बड़ी जल राशियों के बारे में पढ़ेंगे। आपको पहले ही पता है कि स्थल मात्र 29% भाग पर और जल 71% भाग पर है, लेकिन सभी जल हमारे लिए जरूरी नहीं है। समुद्रों में पाया जाने वाला जल जो क्षारीय होता है उसमें बहुत सारे जलीय जीव पाए जाते हैं, लेकिन सभी जलीय जीव मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। इन समुद्रों में पेट्रोलियम के स्रोत भी पाए जाते हैं। इस समुद्री पानी से नमक भी तैयार होता है, तो इन समुद्रों के द्वारा हमारा पर्यावरण संतुलित भी रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण का सबसे बड़ा स्रोत ये समुद्र ही है। और वाष्पीकरण होने से पृथ्वी पर वर्षा होती है, और जगहों के जलों से वाष्पीकरण कम होता है, लेकिन समुद्रों से वाष्पीकरण अत्यधिक होता है। समुद्रों के कारण समुद्र तटीय क्षेत्रों का जलवायु सम होता है, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड। इसके हमारे देश पृथ्वी पर हमारे देश बोल रहे हैं हम, पृथ्वी पर 4 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। इसके बाद बहुत सारे सागर हैं, नदियां हैं, झील हैं। ये सारे जल के स्रोत हैं और इसमें जल चक्र निरंतर होता रहता है। जलों का वाष्पीकरण होता है, वो वायुमंडल में जाते हैं, फिर वो संघनित होते हैं, फिर वो बारिश के रूप में पृथ्वी पर ओस, ओला और वर्षा के रूप में आते हैं। यही जल चक्र है और हमारे पृथ्वी से एक भी बूंद जल खत्म नहीं होता। हाँ, हमारे पृथ्वी का जल प्रदूषित जरूर होता है, इसलिए बार बार हमें जलों के संरक्षण करने की बात कही जाती है, क्योंकि प्रदूषित जल हमारे उपयोग के लिए नहीं है। 71% भाग पर जल होने के बाद भी हम जल के संरक्षण की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जब जल प्रदूषित हो जाता है वो हमारे उपयोग के लायक नहीं होता, पीने के योग्य नहीं होता, इसलिए जल का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। ये चैप्टर आपका ख़त्म किया हम यहीं पर। आप इसमें से जो भी टॉपिक है उसको आप किताब के द्वारा पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए और आप क्वेश्चन आंसर बनाकर कॉपी को यहाँ भेजने की कोशिश कीजिए, ताकि जहाँ आपको जो प्रॉब्लम हो उसे मैं बता सकूँ।